देखिए साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं मौर्य वंश से संबंधित अशोक के बारे में। हमने इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में सारी शॉर्ट नोट बेसिक से शुरू लेवल से लास्ट तक देखे हैं और उनको समझा है, उनके नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सारा वीडियो में हमने बताया हुआ है। इसके पिछले वीडियो में देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो जाकर के उसमें देख लीजिएगा। मौर्य वंश के हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया और बिंदुसार को देख लिया। आज हमारी बारी है अशोक के बारे में पूरे शॉर्ट नोट्स बनाने की। कौन कौन से अशोक के बारे में फैक्ट पढ़ने हैं, कौन महत्वपूर्ण पेपर के लिए और कौन नहीं पढ़ने हैं। सारे कुछ नहीं पढ़ने, जो जो इंपोर्टेंट होते हैं उसी को पढ़ना है, क्योंकि पेपर में वही पूछा जाता है। तो आज मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था, इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान। तो अशोक के बारे में आज अपन लोग देखेंगे सारी डिटेल से जानकारी। इसकी PDF के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। तो देखिए, उससे अशोक मौर्य के बारे में जानकारी देखने से पहले आप लोगों का थोड़ा मॉक टेस्ट लिया जाए। अगर जिसने इस वीडियो को देखे होंगे पहले के, तो ये क्वेश्चन के जवाब बता देगा कमेंट में। 5 क्वेश्चनों के जवाब नंबर बाय नंबर देना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था। इसका जवाब कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन है कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने कहा था। तो जिसने पहले के वीडियो देखे होंगे, पहले हमारे बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य की वीडियो को, तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और कमेंट करके भी बताएगा। चौथा है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करवाई थी। और पांचवा है बिंदुसार के दरबार में मंत्री परिषद के प्रधान को क्या कहा जाता था। यानी बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद हुआ करती, तो उसके प्रधान को क्या कहा जाता था। तो जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा तो ये आंसर बताइएगा कमेंट में, और जिसको भी आते हैं कमेंट करके जल्दी बताना इस आंसर को। चलिए, आज के अशोक से संबंधित सारे नोट्स बना लेते हैं और अशोक के बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अशोक जब शासक बनना था उसको कहाँ का, मगध का। तो अशोक शासक बनने से पहले, अशोक है जो शासक बनने से पहले कहाँ का शासक था। अशोक शासक बनने से पहले ये अवंती का क्या था, राज्यपाल था। अवंती और तक्षशिला व उज्जैन का। अवंती शासक बनने से पहले अशोक है जो शासक बनने से पहले शासक मतलब मगध का शासक बनने से पहले अशोक अवंती तक्षशिला व उज्जैन का क्या था, गवर्नर था। कहाँ का देखिए, शासक बनने से पहले अवंती तक्षशिला और उज्जैन का क्या था, गवर्नर यानी कि राज्यपाल था। शासक बनने से पहले ये क्वेश्चन तो आता है, क्योंकि पहले का पूछा जाता है कि पहले कहाँ पर विभूषित थे, कहाँ पर स्थापित थे। तो कहाँ का राज्यपाल था, देखिए राज्यपाल कहाँ का था, ये तीनों तक्षशिला, उज्जैन और अवंती, ये तीनों का क्या था, राज्यपाल था। कब मगध की गद्दी पर बैठने से पहले। तो इसको पहले याद रखना है। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, जब उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी, तो उन्होंने बिंदुसार से कह दिया था कि आपके दरबार में एक महान इतिहासकार आएगा जो एक इतिहास को नई दिशा देगा और देश में और इतिहास में बहुत फेमस होगा। तो उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो देखिए, अशोक के कुल अन्य नाम देखने को मिलते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अशोक के अन्य नाम कई मिलते हैं। बिल्कुल, अशोक के अन्य नाम जैसे अशोक मौर्य, अशोक वर्धन और अशोक के बहुत है। मास की गुजरी नेतृत्व इनमें अभिलेख में अशोक के अन्य नाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि अशोक का सबसे पहले गिरनार अभिलेख, जो कि गिरनार अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक के अन्य नाम क्या। देखिए, अशोक का अन्य नाम अशोक मौर्य। कौन सा, अशोक मौर्य। अशोक मौर्य कौन से अभिलेख में बताया गया है अशोक मौर्य, इसका नाम तो गिरनार अभिलेख में। गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य, पहले अशोक वंश था, लेकिन अशोक मौर्य उनको कौन से अभिलेख में कहा जा रहा है, गिरनार अभिलेख में। गिरनार अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य कहा जा रहा है। और भाब्रू अभिलेख में क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रियदर्शी। एक तो ये है, इसको याद रखना है। और देखिए, प्रियदर्शी कौन से अभिलेख में कहा जा रहा है, प्रियदर्शी तो ये कहा जा रहा है भाब्रू का अभिलेख में। कौन से अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत जो इनके इम्पोर्टेंट नाम है, इनको याद जरूर करना है, बहुत महत्वपूर्ण। तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को क्या कहा जा रहा है, प्रियदर्शी। और गिरनार अभिलेख में अशोक को कहा जाता है अशोक मौर्य। और एक और अभिलेख है, अभिलेख यानी कि अशोक वर्धन। अशोक को अशोक वर्धन किस में कहा गया है, अशोक वर्धन।
अशोक वर्धन इसको कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो ये कहा गया है पुराणों में। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो अशोक या महाभारत या पुराणों में कोई भी आ जाए तो उसमें दोनों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। तो देखिए ये थे इनके 3 इन अभिलेखों में अन्य नाम। और एक है, देखो एक क्या है कि अशोक का नाम 4 गांव के नाम थे, जैसे कि मास्की गुर्जरी और लेखों में थे मास्की गुर्जरी नेत्तुर अभिलेख 3 लेख हैं जिसमें अशोक को क्या कहा जाता है? तो उसमें अशोक को नाम अशोक ही मिलता है। कौन कौन से? ये तीनों पूछे जाते हैं, 4 नाम हैं। तो देख लेते हैं। देखिए अशोक के 3 लेख हैं, जैसे कि मास्की गुर्जरी मास्की गुर्जरी और नेत्तुर और उडेगोला। इन 4 लेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक ही कहा गया है, क्योंकि इससे संबंधित भी पूछा जाएगा। तो इन 4 लेखों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक ही नाम दिया गया है। इन 4 अभिलेखों में अशोक को अशोक ही कहा गया है। अशोक को अशोक ही कहा गया है। तो देखिए ये हमारे अशोक से संबंधित सारे नाम, जो अन्य नाम है, जितने भी अन्य नाम है अशोक के, तो हमने देख लीजिए कौन से अभिलेख में क्या कहा गया है। तो देखिए मास्की गुर्जरी नेत्तुर उडेगोलम अभिलेखों में अशोक को अशोक ही कहा गया है। और लेकिन अशोक के गिरनार अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य कहा गया है, और प्रियदर्शी भब्रू अभिलेख में कहा गया, और अशोक वर्धन किस में कहा गया? तो पुराणों में। ये सारी फैक्ट याद रखना। और शासक बनने से पहले अशोक अवंती तक्षशिला और गुजरात का क्या था? राज्यपाल रहा। तो जैसे इसको एक उपाधि दी गई थी क्या? तो देव नाम प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं का प्यारा। तो इसकी उपाधि इसको क्या मिली थी? इसकी उपाधि देख लेते हैं। अशोक को उपाधि दी गई थी देव नाम प्रियदर्शी। तो इसका अर्थ होता है कि देवताओं का प्यारा। जो देवताओं का प्यारा होता है उसे देव नाम प्रियदर्शी कहा जाता है। देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। तो इसको क्या? देवताओं का प्यारा कहा जाता है। किसको? अशोक मौर्य को। तो इसको याद रखना है, देवताओं का प्यारा। अशोक ने सबसे पहले क्या है? ये अभिलेख खुलवाए थे। इनके सबसे पहले अभिलेख किसने पढ़े थे? इनके अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे, इनके सबसे पहले अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़े थे। सबसे पहले अभिलेख अशोक के जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनके अभिलेखों को पढ़ा था 1837 में। ये जरूर याद रखना। और इन्हें 13 अभिलेख खुलवाए थे, बहुत महत्वपूर्ण। 13 के बारे में देखेंगे। तो चलिए अशोक की जो लिपि कौन सी थी? अशोक ने लिपि प्रयोग की थी ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि, और भाषा थी उनकी कौन सी? प्राकृतिक। तो अशोक की लिपि का नाम क्या था? अशोक की लिपि थी उनकी ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि। उन्होंने 2 लिपियों का ज़्यादातर प्रयोग किया था। एक अरामाइक लिपि का भी प्रयोग मिलता है ज़्यादातर, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। सबसे से ज़्यादा ब्राह्मी और खरोष्ठी। भाषा कैसी अपनाई? तो भाषा अपनाई बिल्कुल प्राकृतिक। भाषा कौन सी अपनाई इन्होंने? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। देखिए अशोक के जो कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध हुआ था उनका 261 ईसा पूर्व में। उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं। देखिए अशोक की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था, अशोक की माता का नाम था क्या? तो सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम क्या था? ये याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है पे क्वेश्चन। तो सुभद्रांगी इसकी माता का नाम था। और इस सुभद्रांगी किसके अनुसार बताया गया था? यही सबसे पहले पूछा जाता है कि सुभद्रांगी नाम अशोक की माता का नाम किसने बताया? तो दिव्यवादन के अनुसार। इसने कहा था कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। यही क्वेश्चन आता है दिव्यवादन के अनुसार। दिव्यवादन के अनुसार कि अशोक की माता का क्या नाम है? सुभद्रांगी। तो एक अभिलेख है, जब देखिए अशोक के बारे में इतना बस रख लेना याद कि अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में। और किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ये याद रख लेना है। लेकिन ये 269 ईसा पूर्व में बैठा था। तो देखिए हम आगे चलते हैं और आगे इसकी नोट्स बनाते हैं। इनको लिखते चलिएगा हमारे साथ, ताकि आपको बात की ना लिखना पड़े। और बात की आप लोग भी आज सिखा जाते हो फिर नहीं लिखते, इसलिए अभी लिखते चलिए। चलिए हम अगले नोट्स भी तैयार कर लेते हैं। तो जैसे कि अशोक को एक कर्नाटक की गुलबर्गा, तो एक कर्नाटक के गुलबर्गा का एक अभिलेख है। कौन सा? तो कर्नाटक के एक कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये हुआ था उन्हें कहाँ से? कनगहली
कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कनगनहली से प्राप्त हुआ था, जिसमें अशोक को मतलब एक शिलालेख है जिसमें अशोक के रूप चित्र मिले थे। तो उसमें अशोक का क्या नाम लिखा था? उस अभिलेख में अशोक का नाम लिखा था क्या? राणियों अभिलेख। तो इसमें यही सिर्फ है कि उस अभिलेख में अशोक का क्या नाम लिखा था? तो राणियों अशोक लिखा था। अभिलेख सॉरी मुझसे निकल गया। तो राणियों अशोक। कर्नाटक के कलहली में मोती शिल्प प्राप्त हुई थी, तो उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? राणियों अशोक। पुराणों में अशोक का अशोक वर्णन कहा गया है, तो हो गया है। तो देखिए जब ये गद्दी पे बैठे थे अशोक के, अपनी गद्दी पे 8 वर्ष के बाद, इनकी गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष बाद इन्होंने 261 ईसा पूर्व में, देखिए कलिंग युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 200 कलिंग युद्ध, जब ये गद्दी पे बैठे थे उसकी गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ था इनका। तो कलिंग के युद्ध के बाद इनका पूरा दिशा निर्देश, इनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया था। कलिंग युद्ध का इनका ऊपर बहुत बड़ा परिणाम, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग का शासक जब कौन था? जब इनने कलिंग का शासक, जब कलिंग के साथ युद्ध हुआ था तो कलिंग का शासक कौन था? तो कलिंग का शासक था नंदराज। कौन सा था? नंदराज खारवेल। तो इसका शासक कौन था? नंदराज खारवेल, जिसका वर्णन कहीं में देखने को मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। नंदराज खारवेल। तो जब अशोक ने कलिंग पर युद्ध हुआ था तो इस समय कलिंग का शासक नंदराज खारवेल था, जिसकी जानकारी मिलती है अपन को कहाँ से? तो हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? तो नंदराज खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार। तो कलिंग अभी वर्तमान में कौन से राज्य पड़ता है? तो कलिंग है जो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। उड़ीसा राज्य में कलिंग पाया जाता है। आज हम उल्टा ही उल्टा लिख रहे हैं जल्दी में। तो देखिए नंदराज खारवेल कलिंग युद्ध के समय कलिंग के शासक थे, और इसका वर्णन देखने को मिलता है किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में वर्णन देखने को मिलता है। और इस जानकारी का उल्लेख अशोक के कौन से अभिलेख में दी गई है? तो इसकी जानकारी अशोक के कौन से अभिलेख में दी गई है? जानकारी तो 13वें शिलालेख में दी गई है। अशोक के अभिलेखों के 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। पेपर के एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हम वे मोस्ट नोट्स लिखवा रहे हैं जो पेपर के लिए मोस्ट है। बस फालतू की बकवास नहीं लिखवानी। फालतू का लिखकर क्या करना है? अपन को तो एक नौकरी चाहिए, बस उसके लिए सिलेक्शन के लिए एक अच्छे से नोट्स बस तैयार करने हैं। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, इसकी जानकारी देखने को मिलती है अशोक के। तो फिर जब कलिंग युद्ध हो गया था, जैसे 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तो इसकी राजधानी थी कलिंग की, ये भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तोसली। तो कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी थी तोसली, और कलिंग की राजधानी तोसली थी, और इसका उल्लेख भी तो मिलता है 13वें शिलालेख में। और इसके दरबार में, अशोक के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो डियोनिसियस आया था। इसके दरबारी कवि कौन था? इसका देख लेते हैं, इसी के बाद आता है। इसका दरबारी यात्री कौन आया था? इसका दरबारी यात्री आया था डियोनिसियस आया था। डियोनिसियस किसके द्वारा? टॉलमी 3 के द्वारा भेजा हुआ था। यह टॉलमी मतलब कि राजा फिलाडेल्फस भी कहा जाता है उसको, फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा गया था। फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा गया था। यह यात्री किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। देखिए इसका जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो इसके बाद इसका धर्म परिवर्तन हो गया था, यानी कि इसने बहुत सारी जाने, खून बहाया हुआ और मृत्यु सभी देखकर उसका दिमाग कैसे पलट गया था। तो उसने उसी दिन से निर्णय ले लिया था कि आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। उसने धर्म यानी धर्म की नीति अपना ली थी, धर्म का प्रचार करना। तो अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? तो अशोक बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। अशोक व्यक्ति रूप से बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं ब्राह्मण धर्म का, कुछ कहते हैं शैव धर्म का, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। तो अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद उसका धर्म परिवर्तन हो गया था, तो अशोक धर्म की नीति उसने अपनाई थी। अशोक धर्म की नीति के बारे में देख लेते हैं। देखिए अशोक धम्म नीति के नाम से जाना जाने लगा है। आप चाहे तुम 12वीं की परीक्षा देख लो, उसमें भी अशोक धम्म नीति बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको देख लेते हैं। अशोक धम्म की नीति की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है अपन को 5 यानी कि
5वें शिलालेख में। अशोक ने 13 शिलालेख बनवाए थे, अब तो 5वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है, 5वें शिलालेख में। और उसके बाद अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया था और धर्म की नीति अपनाई थी, और उसने अपने धर्म को, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। और यह युद्ध उसने यह अशोक धर्म नीति क्यों अपनाई थी, यानी कि देश में शांति, क्योंकि युद्ध के मारे सभी जगह आक्रमण के मारे खून खराबा होता था, इसलिए उसने शांति व सभी के बीच भाईचारे बढ़ाने के लिए इस अशोक या धर्म नीति को अपनाया था। क्यों? शांति व भाईचारे को बढ़ाने के लिए इसने इसको अपनाया था। और इसने अशोक के बारे में और जानकारी देखी जाए तो जैसे लगता है कि मौर्य काल के का नाम शिलालेख अशोक के, तो अशोक के कुल शिलालेख महत्वपूर्ण जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा उसने 14 शिलालेख में दी थी। और अशोक कालीन प्रांत अगर देखे जाए, अशोक के काल में प्रांत थे कितने? 5। उत्तरापथ, यानी कि देखिए अशोक के काल में कितने प्रांत थे? अशोक कालीन 5 प्रांत माने जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी राजधानियाँ और उनके नाम भी। अशोक कालीन प्रांत, अशोक कालीन प्रांत कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था उत्तरापथ, ये इसके बारे में बहुत बार पूछा जा रहा है। सबसे पहला उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी क्या? उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, और इसकी राजधानी थी, नाम प्रांत और नाम याद रखना है। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला। और फिर थी अवंती राष्ट्र, जिसकी नाम थी पहले अवंती, फिर अवंती का तो पहले राज्यपाल ही था, तो अवंती उज्जैन में हो जाएगा, और इसकी राजधानी उज्जैन। थर्ड है कि कलिंग, कलिंग की राजधानी देखी थी तोसली हो गई थी। इसके 5 प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे जहाँ तक इसने शासन किया था। कलिंग की राजधानी तोसली। वैसे हमको लगता है आज के इस वीडियो में अशोक के सारे नोट्स नहीं बन पाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो वीडियो देखते नहीं हो। तो आज के इस वीडियो में हम जहाँ तक होगा यही नोट्स देखेंगे, इसके आगे के नोट्स अपन लोग अगली वीडियो में लाएंगे। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? तो स्वर्णगिरी। ये 5 प्रांतों के नाम आप लोग याद कर लेना है। तो याद कैसे करना है? सिर्फ एक ही कमाल है। तो प्राचीन यानी पाटलिपुत्र, अब जो वर्तमान में उसने अपनी राजधानी अपनाई थी तो क्या थी वो? पाटलिपुत्र। इसको याद कैसे रखना है? अशोक कालीन प्रांत तक्षशिला, उज्जैन और इसके क्या थे? अवंती के क्या थे जी? राज्यपाल रहे। तो आपको पता है उत्तरापथ में क्या हो जाएगा? तक्षशिला उत्तर में, और अवंती, अवंती तो उज्जैन में है, तो उज्जैन कलेंगे तोसली इसकी राजधानी है। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी कहा जाता है, प्राचीन पाटलिपुत्र। बस 1-2 बार पढ़ लीजिए तो सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। और देखिए इन नोट्सों को साथ में लिखते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए अशोक के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। अशोक ने जो इनके बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, इनके बारे में देख लेंगे। और अशोक के बारे में और जानकारी जानने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि अशोक के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है, ये सारी कुछ वीडियो में हम दूसरी वीडियो में लाएंगे। अशोक के एक उपासक, उन्होंने कुछ बड़ा पहाड़ियों का भी करवाया था। और भारत में जो शिलालेख आए हैं ना, तो सबसे पहले इसका प्रारंभ किसने किया है? तो अशोक ने किया है। मतलब भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचार किसने किया था? तो इसने किया था। और अशोक ने अपने बौद्ध धर्म, यानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो ये और लिख लीजिए कि अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस किस को भेजा था? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए इसने अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका भेजा था। तो कौन कौन थे? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। संघमित्रा को भेजा था कहाँ पर? श्रीलंका। ये दोनों कहाँ पर गए थे? तो ये दोनों गए थे श्रीलंका पर धर्म का प्रचार करने के लिए। देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था श्रीलंका के लिए। श्रीलंका में प्रचार किया था। और इन्होंने, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु क्या पहाड़ियों का निर्माण करवाया, गुफाओं का निर्माण करवाया और झोपड़ियों का। और इससे अच्छी बात है कि अशोक ने अपने बौद्ध परंपरा में लिपित 24,000 स्तूपों का करवाया था। इसने सबसे पहले भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया? सर्वप्रथम शिलालेख प्रचलन अशोक ने किया। सर्वप्रथम शिलालेख प्रचलन किसने किया? अशोक ने। एक क्वेश्चन बन जाएगा पक्के के, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया? शिलालेख का प्रचलन तो इसने किया था अशोक ने। कहाँ पर किया था? अपने भारत में सबसे पहले अशोक ने किया था।
तो इसको याद रख लेना और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इससे आगे कि हम शॉर्ट नोट्स बाद की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं वो कि वीडियो कैसी लगती है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का क्वेश्चन है कमेंट करने के लिए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अशोक कौन से, देखिए ये रहा क्वेश्चन, अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? कौन से धर्म का अनुयायी था? अनुयायी था। दूसरा क्वेश्चन है अशोक का नाम अशोक कितने अभिलेखों में देखने को मिलता है? अशोक का नाम अशोक कितने अभिलेखों में देखने को मिलता है? और उनके नाम भी कमेंट करना है सारे। अगर आपने वीडियो देखी हुई तो सारे क्वेश्चन के आंसर बता दोगे। थर्ड क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से लेख में मिलता है? कौन से अभिलेख में मिलता है? तो इन सारे क्वेश्चनों के जवाब बताना। आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में हम अशोक के बारे में जानकारी लेकर आएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो पूरी नहीं हुई है। थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी अशोक के मंत्रिपरिषद के बारे में और इन सब के बारे में। तो देखिए ये रही आज के नोट से क्वेश्चन, और इनको कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो देखिए इससे पहले के हैं सारे नोट्स। आपको दिखाई दे रहा है कि आपको लगता होगा कि हम ऐसे ही कह रहे हैं। देखिए सारे नोट्स बनाए थे हमने बिंदुसार से संबंधित और चंद्रगुप्त मौर्य की। तो जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले देख लीजिए। हम हर नोट्स के पीछे के फिर MCQ क्वेश्चन भी लगवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों, नमस्कार।